इस लेक्चर में हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉर्मली हम समझ भी लें, लेकिन एक पॉइंट है कि फ्लक्स को इंट्रोड्यूस क्यों कराया गया इस चैप्टर में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम समझ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रख दूं तो वो टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इससे हमें पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर जगह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब हम सपोज कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है हमारे पास और वो किसी जगह पे 100 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं वहाँ 1 स्क्वायर मीटर का एक एरिया कंसीडर करूं तो उस एरिया के अंदर कितनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जारी होंगी, 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जारी होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब वहां पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेंसिटी है वो कितना है, 100 है। ठीक, तो अब फ्लक्स को इंट्रोड्यूस क्यों करा गया, फ्लक्स क्यों देख रही है, ताकि हमें ये पता चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कितना ज्यादा है या कितना कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है। तो उसी स्ट्रेंथ को पता करने के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है, ये नॉर्मली बस यही है कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे, सपोज कि ये एरिया है, तो इस एरिया में से कितनी सारी लाइंस पास हो रही है, कितनी सारी लाइंस इस एरिया में से पास हो रही है, यानी कि लाइंस कितनी ज्यादा हैं, कितनी सघन लाइन है, कितनी ज्यादा है, उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। इतनी किसी एरिया में से 100 लाइन पास हो रही है, उसका फ्लक्स कितना हुआ, 100। 200 लाइन पास हो रही है तो कितना हुआ, 200। अब जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बनाते हैं तब एक वर्ड आता है एरिया वेक्टर। अब ये बहुत जरूरी है। एरिया वेक्टर नॉर्मली क्या है कि किसी भी सरफेस एरिया के अलोंग आप उस सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ एक एरिया खींच दो, एक लाइन खींच दो, एक परपेंडिकुलर खींच दो, तो वो परपेंडिकुलर आपको क्या देगा, उस एरिया का वेक्टर। हर एक एरिया का क्या होता है, एक वेक्टर होता है, एक डायरेक्शन होती है। सपोज कि ये कोई एरिया है तो इस एरिया का परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर और आउटवर्ड इस तरफ होगा। अगर ये एक एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर यानी कि परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन ये होगा। तो किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन खींच दो, एक परपेंडिकुलर एक नॉर्मल खींच दो, वही नॉर्मल आपको क्या देगी, उस एरिया का वेक्टर देगी। अब एरिया के वेक्टर से डायरेक्शन का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि डायरेक्शन क्या है, एंगल कितने हैं। ठीक है, तो एरिया भी क्या कंसीडर किया गया है, एरिया को भी वेक्टर, और उसका एरिया का किसी भी पर्टिकुलर एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, इन नॉर्मल परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस एंड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। सपोज ये कोई सरफेस एरिया है, अब इस सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर क्या है, इस तरफ है। ये एक सरफेस एरिया है, इसका एरिया वेक्टर क्या है, इस तरफ है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, एन आउटवर्ड, एन आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू द प्लेन, किसी भी प्लेन या सरफेस पर बाहर की तरफ एक नॉर्मल हमने खींच दिया, वही नॉर्मल क्या होगा, उस प्लेन का एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, अब एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए पता करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि कितनी सारी लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया में से पास हो रही है। तो एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया held inside an electric field is the measure of the total number of electric field lines of force passing normally through that area। मतलब किसी एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, वही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब कैसे निकालते हैं, इसके दो फॉर्मूले मैंने बताया था कि अब तक हमने जो किया है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली डाइपोल के एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल पर, जनरल पॉइंट पर, किसी रिंग के एक्सियल लाइन पर। उसमें हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया, वो फॉर्मूला क्या था, KQ/R²। किसके लिए था, किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए था। अब अगर बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है, बहुत सारे चार्ज हैं कहीं पे, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जैसा रिंग में किया हमने। फॉर्मूला वही था KQ/R², तो डेरिवेशन लेंथी था। उस डेरिवेशन को शॉर्ट मेथड के लिए शॉर्ट करके हमें गॉस ने एक और फॉर्मूला दिया, एक और तरीका दिया कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरीके से भी निकाल लो।
तो वो जो तरीका गोस ने दिया था, उसने क्या किया, उसने एक्चुअली में फ्लक्स के दो फॉर्मूले लिए। एक फॉर्मूला तो अब अभी हम लोग फॉर्म करेंगे, दूसरा फॉर्मूला गोस थ्योरम से पता चलेगा। तो दो फॉर्मूले फ्लक्स के थे, एक फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, एक में नहीं था। तो किसी पर्टिकुलर सरफेस का, किसी जगह का, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला एक हमने निकाल लिया एक तरीके से, एक निकाल लिया दूसरे तरीके से। तो जिसमें ई है वहां से ई निकाल लो, बाकी सब चीजें दूसरी साइड ले आओ, ई की वैल्यू निकल जाएगी। सिंपल था, ठीक है। तो फ्लक्स यहाँ इसी वजह से फ्लक्स आया ताकि हमें पता चले कि किसी जगह पे स्ट्रेंथ कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, और चीजें आसान हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना इजी हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लाइन पास थ्रू ए पर्टिकुलर सरफेस। ठीक, हमने मान लिया कि हमारे पास एक सरफेस है, मान लो कि ये कोई सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस से इस साइड से नंबर ऑफ लाइंस आ रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, कुछ लाइंस निकल रही होंगी। अब कितनी लाइंस निकल रही हैं वो हम कैसे पता करें? तो अब एक चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो हमें क्या देती है कि 1 यूनिट एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। तो अब इसका पर्टिकुलर कोई एरिया है एस, इसका सरफेस एरिया कितना है सरफेस का, एस। तो अगर 1 यूनिट एरिया में से ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो एस सरफेस एरिया में से कितनी निकल रही होंगी, ई इंटू एस, ठीक है। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो जा रही है इस तरफ, और मैं ये सरफेस कर दूं ऐसे, तो क्या अब भी कोई लाइन निकलेगी इसमें से? लेकिन इसका तो एरिया अब भी है। अब लाइंस क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि क्या चेंज कर दिया हमने, इसका एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ है, और इस एरिया का जो एंगल है वो किस तरफ होगा, उसके लिए क्या पता करते हैं, एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ। एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ, तो एंगल कितना आया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर सरफेस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, तो फ्लक्स जीरो आ रहा है। दैट मीन्स कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जो 90 पर जीरो और 0 डिग्री। अब ये देखो यहां से एंगल कितना है इसका, सरफेस एरिया का, एरिया वेक्टर इधर की तरफ हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ हो गया, एंगल कितना है, जीरो। जीरो एंगल पे फ्लक्स क्या हो रहा है, मैक्सिमम। तो जीरो एंगल पर मैक्सिमम हो और 90 पर जीरो हो, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, कोस है। तो तीन चीजों पे फ्लक्स डिपेंड कर रहा है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा सरफेस एरिया, और तीसरा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और उसमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगी, कोस, तो कोस थीटा, ठीक है। तो इन तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। तो सपोज यही हमारा एरिया है, ये सपोज ये एरिया है, तो इस पर्टिकुलर एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी इसी तरफ है। तो इस पर, इस सरफेस एरिया पर जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फ्लक्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस इसमें से पास हो रही होंगी, लेकिन इसी सरफेस को मैं ऐसे रख दूं तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ होगा, एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो इसमें से कोई भी लाइन पास नहीं होगी, और 90 डिग्री पर जीरो क्या होगा, कोस, और 0 डिग्री पर मैक्सिमम क्या होगा, कोस। तो इसने किस पे डिपेंड करेगा, कोस थीटा पर। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल क्या है, फाई ई। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ये होगा हमारा ई एस कोस थीटा। और थीटा यहां पे क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला, इसे थोड़ा सा डिजाइन करो कि अगर हम स्मॉल फ्लक्स देखते हैं, छोटा सा फ्लक्स डी फाई ई, तो फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस एरिया भी क्या होगा, स्मॉल ही होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ई डी एस कोस थीटा। फिर इसको अगर मैं कंप्लीट फ्लक्स में बदलता हूं तो मैं क्या करूं, इसका इंटीग्रेशन। तो डी फाई ई का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा,
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन या क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कोस थीटा। तो एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला बुक्स में यूज कर रखा है, लेकिन ये फॉर्मूला कैसा आया, तो वो सिंपल है। कैसे आया कि ये डिपेंड कर रहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा था किस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, सरफेस एरिया पर और कोस थीटा पर। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं और इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो भी वही आएगा। आप इंटीग्रेशन करोगे तो ds का क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। अब एक पॉइंट याद रखेंगे, ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला है ये डिपेंड करता है, ये अप्लाई होता है सिंगल सरफेस पर, एनक्लोज सरफेस पे नहीं होता। ये किस पे होगा, सिंगल सरफेस पर। सपोज कि हम इस रूम में बैठे हुए हैं, तो ये रूम कैसा है, क्यूबिक है, तो क्यूबिक रूम में इसके कितने सरफेस हुए, 6 सरफेस हुए। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं अप्लाई करके इस पूरे रूम का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं तो मुझे ये फॉर्मूला कितनी बार अप्लाई करना पड़ेगा, 6 बार। ठीक है, अब एक फ्लक्स का फॉर्मूला तो ये है, इससे भी कर सकते हैं, हर बार आप जो है अप्लाई करो, सारा फ्लक्स ऐड कर दो, पूरे रूम का जो है इस पूरे क्यूबिक सरफेस का फ्लक्स आ गया। दूसरा, पूरे एनक्लोज सरफेस का या किसी भी एनक्लोज सरफेस का फ्लक्स पता करने के लिए गोस ने भी एक थ्योरम दी है, गोस थ्योरम, उससे भी हम टोटल फ्लक्स पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास कितने फ्लक्स के फॉर्मूले होंगे, 2 होंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला किसके लिए है, सिंगल सरफेस के लिए, और गोस जो देता है वो किसके लिए है, एनक्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, ई एस कोस थीटा। ठीक है, कैसा आया, सपोज कोई भी हमारे पास सरफेस है, उस सरफेस के अलोंग, उस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही होंगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। हमें क्या दिया है उसने, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी है, जिसका मतलब है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं 1 यूनिट एरिया। किसी जगह मैंने क्या बताया, किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 200 न्यूटन पर कूलम, दैट मीन्स उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 200 की है। इसका मतलब है कि 1 यूनिट एरिया में से 200 लाइंस निकल रही होंगी, 1 यूनिट एरिया में से। तो 1 यूनिट एरिया में से ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो एस सरफेस एरिया में से कितनी हो रही होंगी, ई इंटू एस। तीसरा डिपेंड कर रहा है एंगल पे, तो फॉर्मूला क्या हुआ, ई एस कोस थीटा, सिंपल है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमें फ्लक्स का कौन देगा, गोस देगा, गोस थ्योरम से पता चलेगा। तो गोस थ्योरम हमें क्या कहती है कि ये कहती है कि टोटल फ्लक्स किसी भी एनक्लोज सरफेस का, किसी भी एनक्लोज्ड सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होगा वो केवल किस पर डिपेंड करेगा कि उस एनक्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, और दूसरा डिपेंड करेगा कि इस एनक्लोज सरफेस के अंदर जो मीडियम है उसका परमिटिविटी क्या है। अब परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी लाइंस उतनी ज्यादा वो एब्जॉर्ब करेगा, तो फ्लक्स जितना परमिटिविटी होगा फ्लक्स उतना ही कम होगा, चार्ज जितना ज्यादा होगा फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। तो उस हिसाब से अगर मैं फॉर्मूला बनाता हूं तो फ्लक्स जो है किस पे डिपेंड करेगा, टोटल चार्ज पे और एप्सिलॉन पर, है ना। अगर एयर है तो एप्सिलॉन नॉट, मीडियम है तो एप्सिलॉन एम। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो गोस ने हमें बताया, ये फॉर्मूला क्या होगा कि इलेक्ट्रिक गोस कहता है कि जो टोटल फ्लक्स है एनक्लोज सरफेस का वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा किसके, जो भी टोटल चार्ज उसके अंदर एनक्लोज है। ठीक है, टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एनक्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। तो फॉर्मूला क्या होगा फिर, Q टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एनक्लोज सरफेस का है। अब EDS जो है ये किसकी सरफेस का होता है, एक सरफेस का। आप क्लोज इंटीग्रल लगा दोगे तो किसका आ जाएगा, एनक्लोज सरफेस का। क्लोज्ड का मतलब ये क्या कहते हैं, इसको हम इसे कहते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। ऐसा लूप लगा दोगे इसका मतलब है क्लोज इंटीग्रल, यानी कि जो इंटीग्रेशन आप करोगे वो कंप्लीट क्लोज सरफेस का होगा। ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमें किसने दिया था, गोस ने दिया था। ठीक है, अब जैसे ये कोई स्फीयर है, अब स्फीयर पे ऊपर यहाँ पे छोटा सा एरिया लिया हमने ds, जिसका एरिया वेक्टर इधर होगा। अब इस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज है, अब चार्ज में से जो लाइंस निकल रही होंगी वे कुछ इस तरह बाहर की तरफ निकल रही होंगी, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर ही जा रही होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इधर ही की साइड है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल कितना हुआ, यहाँ पर 0 डिग्री।
ठीक है। तो आप कहीं भी यूज करोगे, छोटा सा एरिया आप कहीं भी अगर कंसीडर करते हो, यहाँ कंसीडर करोगे, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी इधर ही होगा, तो इनके बीच में जो एरिया वेक्टर है फिर वो थीटा जो होगा कितना होगा, वो फिर 0 डिग्री होगा। तो सब जगह एंगल कितना है, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार गॉसियन सरफेस बनाए जाते हैं। गॉसियन सरफेस के बारे में समझेंगे क्या है गॉसियन सरफेस। अब ये कैसी सरफेस होती है, तो गॉसियन सरफेस इस तरह की सरफेस है जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो परपेंडिकुलर पास हो रही हो या फिर पास ना हो रही हो। ठीक है, तो क्या है, बाई ए चूजिंग क्लोज सरफेस, मतलब चूजिंग मतलब जो हमने चूज किया है, हमने बनाया, फॉर्म किया है गॉसियन सरफेस इन सच ए वे दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड E हैज ए नॉर्मल कंपोनेंट which is either 0 or has a single fixed value at every point on the surface. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस सरफेस पर परपेंडिकुलर हो या उसका कोई कंपोनेंट उस सरफेस पर परपेंडिकुलर हो और हर जगह उसकी वैल्यू क्या हो, सेम हो या 0 हो, या तो 0 हो कहीं और या फिर है तो क्या हो, सब जगह सेम हो। यानी कि कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस की कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। ठीक है, या फिर ना हो, या तो परपेंडिकुलर या ना हो। फिर हर जगह जहां सरफेस है हर जगह या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं है तो वो क्या हो, सेम हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह पे, या फिर वहां पे क्या हो, 0। अगर कहीं नहीं है तो वहां 0 हो, या फिर है तो क्या हो, सेम हो। क्लियर है, उस हिसाब को, उस चीज को नजर में रखते हुए गॉसियन सरफेस को डिजाइन करते हैं। अब गॉसियन सरफेस को डिजाइन करते क्यों है, वो इसीलिए करते हैं ताकि क्या निकाल सकें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकें। कि हमारे पास एक पर्टिकुलर कोई सिस्टम है, एक नंबर लाइन है या कोई चार्ज शीट है या कोई भी एक पैटर्न है चार्ज का, और उस चार्ज के पैटर्न की वजह से किसी पॉइंट पे या कहीं पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट की वजह से कहीं निकालोगे तो दो फॉर्मूले आप यूज करोगे। एक तो गॉस का जो फॉर्मूला है एनक्लोज सरफेस का, तो वो एनक्लोज सरफेस कहां से लेकर आओगे, तो जो अरेंजमेंट है वो चार्जेस का, आप उस अरेंजमेंट को किसके अंदर बंद कर दोगे, गॉसियन सरफेस के अंदर बंद कर दोगे। और वही गॉसियन सरफेस आपका कैसा काम करेगी, एनक्लोज सरफेस का काम करेगी। फिर वहां पे गॉस का जो फ्लक्स का फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा, और जितने उसके सरफेसेस होंगे वहां पे हर सरफेस के लिए आप अपना फॉर्मूला यूज करोगे कि फाई ई इक्वल्स टू ई एस कोस थीटा। ये दोनों फॉर्मूले यूज करके आप क्या निकाल लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ आई। फिर समझो कि अगर सपोज अब यहां आ जाते हैं गोस। अब गोस कह रहा है, अब हमारे पास कुछ टारगेट थे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली, और फॉर्मूला यूज किया E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इस फॉर्मूले का यूज करने के बाद हम डिफरेंट चीजों की क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। थोड़ा सा लॉन्ग मेथड था। ठीक है, अब गोस आया, एक तरीका था ये, है ना, ये फॉर्मूला कहां से आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कूलॉम लॉ से आया था। तो ये भी एक तरीका है, आप इस फॉर्मूले का यूज करो, निकाल लो। ठीक है, अब गोस आता है, गोस कहता है कि एक और तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगी। किस तरीके से निकल जाएगी, तेरा फ्लक्स के दो फॉर्मूले आप बना लो, फ्लक्स के दो फॉर्मूले फॉर्म कर लो। एक फ्लक्स का फॉर्मूला कह रहा मैं दे रहा हूं, उसने फ्लक्स का फॉर्मूला क्या दिया, गोस कहता है किसी एनक्लोज सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा टोटल चार्ज उस एनक्लोज सरफेस के अंदर, जितना टोटल चार्ज है वो डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। कह रहा इसके बराबर होगा, और जो किसके बराबर है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और किसके बराबर है, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कोस थीटा, इसके भी बराबर। तो उसने कहा कि इसके बराबर होगा, क्या कहा, फ्लक्स का फॉर्मूला टोटल फ्लक्स इसके बराबर होगा, टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर। एक फॉर्मूला और फ्लक्स का होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला एक और होगा, वो क्या होगा, ई एस कोस थीटा। एक ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला किसके लिए यूज होगा, सिंगल सरफेस के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए यूज होगा, एनक्लोज सरफेस के लिए। इसके अंदर ई की वैल्यू नहीं है, इसमें ई है। दोनों ही फ्लक्स के फॉर्मूले हैं। जिस एनक्लोज सरफेस के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, उसी एनक्लोज सरफेस के लिए आप इसे यूज करो।
अब उसमें 4 सरफेस हैं, इस फॉर्मूले को 4 बार अलग अलग सरफेस के लिए यूज करो, चारों फ्लक्स ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये फॉर्मूला होगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटीग्रल का मतलब कि इसको 4 सरफेस है तो 4 बार ऐड करो, 5 है तो 5 बार करो, जो भी एनक्लोज सरफेस के अंदर जितने सरफेस है उतनी बार ऐड कर दो, ये मतलब है इस क्लोज इंटीग्रल का। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों फ्लक्स आगे दोनों बराबर है, इनको क्या कर दो, इक्वल कर दो। यहां से क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई के बाद यहाँ पे जो भी कुछ है इसे इधर ले आओ, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकल जाएगी। कई एप्लीकेशन है इसके, एनसीईआरटी में हमें जो करनी है 3 एप्लीकेशन है, तीनों एप्लीकेशन में सेम यही होगा। आप एक बार यूज करोगे ई एस कोस थीटा अलग अलग सरफेस के लिए, एक बार यूज करोगे एनक्लोज सरफेस के लिए, गोस थ्योरम से जो मिला है फ्लक्स टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन इक्वल रखोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। गॉसियन सरफेस कैसे डिजाइन करनी है, गॉसियन सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस होती है कि ऐसी सरफेस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सब जगह क्या हो, सेम हो या जीरो हो। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस के कैसी हो, परपेंडिकुलर हो या उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कोई कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो। इस तरीके से गॉसियन सरफेस को डिजाइन करते हैं, ठीक है। और डिजाइन करने के बाद आप ये अप्लाई करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगी। तो अब गॉसियन सरफेस के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। गॉस क्या कहता है, किसी एनक्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल चार्ज उस एनक्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, एक एनक्लोज सरफेस है कोई भी, इसके अंदर चार्ज है +3q और -q, ठीक। बताओ कि इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स क्या होगा, फॉर्मूला क्या है गॉस के हिसाब से टोटल फ्लक्स का, q टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर, चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो अलजेब्रिक तरीके से ऐड करो, +3q -q कितना आया, +2q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये है फ्लक्स इसका। बात समझ आई। अगर यहाँ पे होता प्लस का 5q, तब फॉर्म क्या होता आंसर इसका, तो यहाँ पे क्या आता है फिर +5q है तो ये कितना होता है +4q डिवाइड बाई एप्सिलॉन। टोटल चार्ज, अगर इसके बाहर कोई चार्ज है +3q है -q है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका फ्लक्स केवल एनक्लोज सरफेस का फ्लक्स केवल किस पर डिपेंड करेगा कि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, ठीक। एक क्वेश्चन है, देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed inside a cube. What is the electric flux of that cube? बताओ भाई, क्या फ्लक्स है उस क्यूब का, जिस क्यूब के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस क्यूब का टोटल फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। सही बात है कि क्यूब के अंदर क्या है, डाइपोल, और डाइपोल का टोटल चार्ज कितना होता है, डाइपोल है +q और -q, तो अब ये डाइपोल का टोटल चार्ज निकालेंगे तो क्या होगा, 0, तो इसका फ्लक्स भी कितना होगा, 0, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक पॉइंट है 4a और 0 4a 0 4a पॉइंट पर एक चार्ज रखा है 2 कूलम, कितना चार्ज रखा 0 4a पर, ठीक है। अब सेंटर से हमारे जो कोऑर्डिनेट हैं, इस कोऑर्डिनेट के सेंटर से एक सर्कल पास हो रहा है, देयर इज ए सर्कल हैविंग इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। व्हाट इज द टोटल फ्लक्स of the circle
हैविंग रेडियस 3a क्या होगा? इस पॉइंट पर कितना चार्ज है? 2 कूलम। अब सेंटर से ओरिजिन से 3a रेडियस ले 3a रेडियस, मान लो ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक 3a। आपने सर्कल बनाया या स्फीयर बनाया, ठीक है, ये आ गया। अब जो पॉइंट पर हमारा चार्ज है वो पॉइंट कितना है? 0,4a। तो 0,4a कहाँ होगा? 0 एक्स एक्सिस पे 0 पॉइंट है, 4a लगभग कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो इस 0,4a पॉइंट पर कितना चार्ज है? 2 कूलम। क्या ये चार्ज इसके अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका आंसर भी कितना होगा? 0। कोई फ्लक्स नहीं है। अगर ये कहता कि इसका जो रेडियस है सर्कल का या स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है? 5a है। तो 5a रेडियस होता तो 5a रेडियस के अंदर ही क्या आ जाता? ये चार्ज भी आ गया होता। तो ये चार्ज इसके अंदर होता तो इसका फ्लक्स कितना होता? 2/ε0। बात आई समझ में? कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे, कुछ क्यूब के होंगे, कुछ फिगर के डायग्राम के होंगे, तो धीरे धीरे समझते रहेंगे। अब गॉस के जो एप्लीकेशंस हैं वे हम कल करेंगे। तरीका वही है जो हमने अभी समझाया, बेसिक वही रहेगा।